अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव में कोई रणनीति अपनाना कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक सही फाइनेंशियल प्लान हो तो आप बाजार की अस्थिरता को न सिर्फ आसानी से इसका सामना कर सकते हैं, बल्कि इस उतार चढ़ाव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। फंड के बेंचमार्क को समझिए, जानिए क्या है म्यूचुअल फंड स्कीम में फर्स्ट और सेकेंड टियर बेंचमार्क को लेकर सेबी के नियम। म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाते हैं पैसा, जानिए क्या है पूल अकाउंट और क्यों सेबी इसे म्यूचुअल फंड निवेशक के भलाई के लिए खत्म करना चाहता है। मिड कैप फंड और लार्ज और मिड कैप फंड में जानिए अंतर और जानिए किस तरह के निवेशक को इन फंड के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। और साथ ही एक संतुलित पोर्टफोलियो के लिए हमारी सहायता चाहते हैं तो अपना सवाल ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाइए। आपको अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमको पहुंचाना है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल भेजेंगे, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। चलिए तो यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको बताएंगे सबसे पहले कि कैसे आपको मिड कैप फंड और लार्ज और मिड कैप फंड में से किस कैटेगरी का चुनाव किस बेसिस पे करना चाहिए, किस तरह से इनकी तुलना करके आपको अपने लक्ष्यों के मुताबिक इनका चुनाव करना चाहिए। ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। मिड कैप फंड से तो बहुत सारे लोग यहाँ पर वाकिफ़ होंगे ही, लेकिन मेरे ख्याल से लार्ज एंड मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में सबसे पहले हमें समझाइश के साथ शुरुआत करनी चाहिए और बाद में हम समझेंगे कि मिड कैप कैटेगरी और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को साथ में अपने पोर्टफोलियो में कैसे शामिल किया जाए। लेकिन सबसे पहले लार्ज और मिड कैप फंड की कैटेगरी के बारे में हमको बताएं। कविता, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी फंड बहुत रिसेंटली रिकैटेगराइज किया गया था सेबी के हिसाब से। सेबी ने रूल बनाया है कि कौन सा फंड को आप लार्ज मिड कैप कैटेगरी बोल सकते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो लार्ज मिड कैप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कम से कम फंड मैनेजर को 35%, 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में और 35% मिड कैप स्टॉक्स दोनों में कम से कम 35% मेंटेन करना पड़ता है और बाकी 30% कहीं पे भी जा सकता है, चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या मिक्स ऑफ ऑल दीज थ्री। तो फंड मैनेजर को ये नियम फॉलो करना पड़ता है हमेशा। और अगर आप एक कैटेगरी का फायदा देखेंगे तो ये फायदा है कि आपको एक ही फंड में लार्ज और मिड कैप जो कि एक स्टेबिलिटी और एक ग्रोथ दोनों कंबाइन कर सकते हैं, वो एक फंड के अंदर मिलता है आपको। तो काफी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है एक रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो थोड़ा अलग होता है कंपेयर टू आप लार्ज कैप में कैसे करेंगे या मिड कैप में कैसे करेंगे। तो अच्छा, ऐसा कैटेगरी अगर मुझे समझना हो और फंड मैनेजर्स के कॉल्स को समझना हो आपके द्वारा संतोष यहाँ पर, क्योंकि देखिए लार्ज कैप कहीं ना कहीं बाजार में जो अस्थिरता होती है ना उसको पचा लेने में सक्षम कैटेगरी मानी जाती है, जबकि मिड कैप बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कैटेगरी है। अब इन दोनों का मिश्रण जब होता है तो फंड मैनेजर के लिए कितना ज़रूरी होता है आज के माहौल में जहां पर हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, एक संतुलन बैठाए ताकि लार्ज कैप की वजह से उतार चढ़ाव से बचने का फ़ायदा भी मिले और मिड कैप के उतार चढ़ाव से निवेशक को फ़ायदा भी मिले। कविता, इसी जो आपने बताया कि एक स्टेबिलिटी मिले लार्ज कैप की वजह से और एक ग्रोथ एस्पेक्ट भी मिले मिड कैप की वजह से,
यही रीजन है इस कैटेगरी का होना मार्केट में। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर खुद इन्वेस्ट करूंगा, तो टिपिकली मैं एक लार्ज कैप फंड लूंगा और एक मिड कैप फंड अलग से लूंगा, और मेरी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं उसको मैनेज करूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में कम से कम 50 या 60 या 70% लार्ज कैप होना चाहिए, या और मिड कैप कम से कम 10, 20 या 30% होना चाहिए, और बाकी स्मॉल कैप होना चाहिए। तो ये अगर मैं खुद मैनेज कर सकता हूं, तो एज एन इन्वेस्टर मेरे को ज्यादा फायदा पड़ सकता है, और मैं ढंग से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी कर सकता हूं। तो ये अगर इन्वेस्टर काबिल अपने आप को समझता है कि मैं मैनेज बेटर करूंगा, तो वो खुद लार्ज और मिड कैप अलग अलग खरीद सकता है। लेकिन उसको लगता है कि ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी को मैं खुद मैनेज नहीं कर पाऊं, तो एक फंड मैनेजर पे डिपेंडेंट रहना बेटर रहेगा, और वही काम लार्ज मिड कैप फंड मैनेजर्स करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी फायदा आपको ये पड़ेगा कि सेबी ने बोला है कि कम से कम 35% लार्ज कैप और कम से कम 35% मिड कैप पर रखना है। तो आपको पता है कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 35 रहेगा, और हो सकता है कि 50 भी हो, और शायद 65% भी हो पूरा का पूरा, जो मिड कैप में और जा सकता है, क्योंकि कम से कम 35% फंड मैनेजर को हमेशा लार्ज कैप में रखना है। तो अगर आप देखेंगे तो फंड मैनेजर बहुत सतर्क तरीके से इसको ऐसे मैनेज कर सकता है कि जब लार्ज कैप में रैली हो तो वो लार्ज कैप का अलोकेशन बढ़ाएगा, जब मिड कैप में रैली हो तो मिड कैप का अलोकेशन बढ़ाएगा, और मार्केट में जब बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी हो तो फंड मैनेजर शायद अपना पैसा ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाएगा, और मिड कैप अलोकेशन सिर्फ 35% रख देगा, जो कि अभी हो रहा है मार्केट में। तो अभी अगर आप मार्केट में जितने भी लार्ज मिड कैप फंड्स हैं, करीबन 26 स्कीम्स मार्केट में है, और ये 1 लाख करोड़ का पैसा मैनेज करती हैं। तो अगर आप इनको पूरे पोर्टफोलियोज को एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि लार्ज कैप अलोकेशन अपनी 35% की तुलना में कम से कम 50% बहुत सारे पोर्टफोलियोज में अवेलेबल है, और जो मिड कैप है वो 35% की जगह पे सिर्फ 37% है। तो बाकी जो पैसा है वो जो मिनिमम लार्ज कैप रखना है फंड मैनेजर उससे ज्यादा रखा हुआ है, और जो मिड कैप रखना है वो उतना ही रखा है सब लोगों ने जितना सेबी बोलता है। वो इसलिए फंड मैनेजर ने किया हो कि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, तो मिड कैप स्टॉक ज्यादा उतार चढ़ाव देते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए फंड मैनेजर्स ने अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप में शामिल ज्यादा किया है और मिड कैप में कम किया है। ये एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर शायद खुद नहीं कर पाए, उसको नहीं समझ में आएगा कि कितना रीबैलेंस करना है, कितना टैक्स आउटगो होगा, और इसकी कभी कभी एग्जिट लोड भी होते हैं। तो एक लार्ज मिड कैप फंड क्या करेगा कि ये बिना टैक्स इंपैक्ट के अपने अलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स को बढ़ाएगा या कम करेगा, या लार्ज कैप स्टॉक्स को बढ़ाएगा कम करेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि वो एक फंड मैनेजर पे डिपेंडेंट रहे और उसको लार्जर मिड कैप अलोकेशन का जिम्मेदारी दे, ना कि खुद करे। तो बहुत सही सॉल्यूशन है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, भले ही मार्केट वोलेटाइल हो या स्टेबल हो या एक बुल रन हो। तो ये एक पैकेज है जो आपको बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। यहाँ पर मुझे आपसे ये पूछना है, मिड कैप के मुकाबले अगर हम देखें तो लार्ज और मिड कैप कैटेगरी थोड़ी सी नई है। जब से इनकी शुरुआत हुई है तब से इनका प्रदर्शन कैसा रहा है, और अगर मुझे इनकी तुलना करनी भी हो तो प्योर मिड कैप से और या प्योर लार्ज कैप से तो नहीं की जा सकती? सो कभी तो आप इसको एक्चुअली तुलना दोनों से नहीं कर सकते, ना ही आपकी इसकी तुलना आप एक लार्ज कैप फंड से कर सकते हैं, ना ही इसकी तुलना आप एक मिड कैप फंड से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 35% हमेशा लार्ज कैप अवेलेबल है और हमेशा 35% मिड कैप अवेलेबल है। तो ये एक मिक्सचर है जो कि उसके बेंचमार्क से ही कंपेयर करना चाहिए हम लोगों को हमेशा, कि एक लार्ज कैप और मिड कैप का जो बेंचमार्क है, जो कि लार्ज मिड कैप इंडेक्स होता है एनएसई का या बीएसई का, तो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे जो बेंचमार्क है लार्ज मिड कैप इंडेक्स एनएसई का, इसमें जो इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि निफ्टी 100 50% का वेट लेता है इस इंडेक्स में, और मिड कैप 150 इंडेक्स
अगला 50% वेट लेता है। तो ये 50-50 मिड और लार्ज कैप का मिक्सचर करके एक लार्ज मिड कैप इंडेक्स बनाया गया है। आप सही तुलना करेंगे तो इस इंडेक्स से तुलना करिए। तो अगर आप इंडेक्स से तुलना करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक एस्पेक्ट आया है कि बहुत ही कम लार्ज एंड मिड कैप एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं जो इस इंडेक्स को बीट कर पाए हैं। ऑलमोस्ट हमेशा कैटेगरी एवरेज का रिटर्न जो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, वो लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स से हमेशा कम रहा है। चाहे आप 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का पीरियड लेंगे तो भी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ आज से 3-3.5 महीने पहले, जो कि इंडिया में एक लौता लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड है। एडलवाइज म्यूचुअल कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। एडलवाइज लार्ज मिड कैप इंडेक्स फंड इसका नाम है। तो अगर आप इसका रीसेंट परफॉर्मेंस भी देखेंगे, जो कि हम देख सकते हैं क्योंकि इंडेक्स फंड है, इसमें कोई एक्टिव मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये टॉप 10 फंड्स में आता है अक्रॉस जो 26 फंड्स हैं हमेशा। तो आप देखेंगे तो इसका अगेन फायदा ये पड़ता है कि बिकॉज आप हमेशा 50% मिड कैप में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपके उसकी रैली का फायदा पड़ता है। और बिकॉज आप हमेशा 50% लार्ज कैप में रहते हैं तो जब मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो जाता है तो लार्ज कैप आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पोर्टफोलियो में। तो इसकी तुलना आप लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स से करिए, ना कि लार्ज और मिड कैप से करने का मतलब नहीं बनता है। तो आप मुझे ये समझाएं कि रणनीति के तहत अगर किसी निवेशक को मिड कैप और लार्ज और मिड कैप दोनों अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना हो तो किस तरह से एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर तैयार होगा? क्या दोनों तरह के फंड की कैटेगरी को पोर्टफोलियो में डालना ठीक है या दोनों में से किसी एक को ही आप जगह दे सकते हैं? सो कविता, एज ईटी मनी हम लोग हमेशा पोर्टफोलियो को सिंप्लीफाइड रखने के थॉट्स में रहते हैं। तो अगर आप मल्टीपल फंड्स रहेंगे तो उसमें ओवरलैप होना बहुत ही जायज़ है, वो ओवरलैप होके रहेगा। तो अगर आपने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया और एक अलग से मिड कैप फंड लिया तो बिकॉज एक लार्ज मिड कैप फंड कम से कम हमेशा 35% मिड कैप स्टॉक्स में रहेगा, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि एक एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड भी कम से कम वैसे 35% स्टॉक्स लेगा ही लेगा। तो ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में, तो शायद लेकर आपको फायदा नहीं पड़ेगा एक लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप साथ में लेके। शायद एक आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो कोर पोर्टफोलियो हो और आप एक लॉन्ग टर्म एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड खरीदें, और अगर आप उसमें ज़्यादा अलॉकेट कर बैठे हैं तो स्टेबिलिटी के लिए एक लार्ज कैप फंड में थोड़ा अलॉकेशन करें, तो आपका पोर्टफोलियो ऐसा बन जाएगा कि आपको शायद अगर पोर्टफोलियो में कम से कम 60 से 70% लार्ज कैप होना चाहिए, बाकी मिड कैप होना चाहिए, तो आप लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करके एक मिड कैप एक्सपोजर वहां से लीजिए और थोड़ा सा लार्ज कैप अलग से खरीद लीजिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो में नेट बेसिस पे 60 से 70% लार्ज कैप हमेशा रहे। तो ये बेटर उपाय होगा। भले ही इसमें ओवरलैप आएगा आपके लार्ज कैप होल्डिंग्स और लार्ज मिड कैप होल्डिंग्स पे, लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी देगा, ना कि आप एक अलग से मिड कैप फंड खरीद लें जिसमें आपको पोर्टफोलियो में शायद ओवरलैप भी आएगा और ज्यादा वोलेटिलिटी भी आएगी। तो लार्ज एंड मिड कैप को कंबाइन करें लार्ज कैप के साथ, नहीं मिड कैप के साथ, ऐसा एज ईडी मनी हम रिकमेंड करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि थोड़ी सी अगर मैं परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहूँ और थोड़ा सा रिस्क भी देखना चाहूँ तो मेरे ख्याल से प्योर मिड कैप अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से पिछले कुछ समय में आपको लगता है कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ने प्योर मिड कैप फंड्स को बीट किया है? मैं जानती हूँ तुलना हमें नहीं करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ हद तक एक्सपोजर है मिड कैप का लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में, तो परफॉर्मेंस वाइज कौन सा कितना बेटर रहा है? अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो मिड कैप अगर लास्ट 2 साल में देखेंगे तो शायद बेटर परफॉर्मेंस दिखाएगा आपको लार्ज मिड कैप कैटेगरी के कंपैरिजन में, सिंपली बिकॉज लार्ज कैप्स 2021 में उतने नहीं रिटर्न्स दिए जितने मिड कैप ने दिए। तो अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको मिड कैप फंड्स ज़्यादा बेटर लगेंगे, लेकिन अगर आप पिछले 3 साल और 5 साल को कंपेयर करेंगे, एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करेंगे
करेंगे तो शायद एक लार्जर मिड कैप बहुत पीछे नहीं होगा एक मिड कैप फंड से, और इसमें एक आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव थोड़े कम होंगे। एज ईटी मनी हम हमेशा बिलीव करते हैं कविता कि आप पैसा बनाते हैं एज एन इन्वेस्टर बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हर आदमी करना चाहता है, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव से हम घबरा के पैसे को उतना इन्वेस्ट नहीं करते जितना करना चाहिए, या फिर जल्दी निकाल देते हैं जब नहीं निकालना होता है। तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करें जहां पे आप एक मौका अपने आप को दें कि आप ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहें। तो फिर अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि मिड कैप एक्सपोजर लेना चाहते हैं और एक बड़ा एक्सपोजर लेने चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 30-40% का, तो एक लार्ज मिड कैप फंड आपको बेटर एक्सपोजर देगा मिड कैप में कंपेयर टू सिर्फ मिड कैप। हाँ, अगर आप बहुत ही डिसाइडेड हैं कि आपको एक 10-15 साल तक इंडिया की मिड कैप स्टोरी में इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप एक एक्टिवली मैनेज मिड कैप या एक मिड कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो एक लार्ज मिड कैप कैटेगरी फंड आपके लिए बेटर सुटेड होगा, चाहे इंडेक्स लें चाहे एक्टिवली मैनेज लें, वो बेटर सुटेड होगा कंपेयर टू जस्ट मिड कैप फंड। ये तो यहाँ पर आपने ही एक तरह से सार बता ही दिया है कि आप संतुलित पोर्टफोलियो के हिसाब से दोनों में से फंड कैटेगरीज में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, और अगर आपके लक्ष्य भी इसके साथ अगर आप बांध लें तो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, समय निकालने